हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज हम एक बार फिर आए हैं चैप्टर नंबर 1 लेके केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, और इसमें हम टॉपिक नंबर 2 पे चलेंगे। उससे पहले, टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने 2 रिएक्शन लिखता हूँ। सेम ही रिएक्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग रिएक्शन लिख रहा हूँ, सेम रिएक्शन लिखूंगा और आपको बताना है कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन कौन सी लग रही है। ठीक है, जैसे ये है Zn प्लस H2SO4। ये रिएक्शन हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कवर किया था इस रिएक्शन के बारे में। ये हमने रिएक्टेंट और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट को समझाने के लिए बताई थी। तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि ये जो गिव्स आउट के इस तरफ हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड होती है और इनको रिएक्टेंट कहा जाएगा। और वो जो इनको कंबाइन होने के बाद बन रहे हैं ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, वो दोनों के दोनों क्या कहे जाते हैं, प्रोडक्ट कहे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, पहला इसका सिचुएशन ये देख लीजिए कि ये एक रिएक्शन आपके सामने गिवन है और अब मैं इसके सामने लिखने जा रहा हूँ। इसमें थोड़े से मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देता हूँ, जैसे ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी डाइल्यूट, जिंक सल्फेट है, एंड फाइनली आपके पास ये हाइड्रोजन गैस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा अच्छी रिएक्शन, देखने में भी ज़्यादा अच्छी रिएक्शन कौन सी लग रही है, तो ऑब्वियसली मेरे को तो यही वाली लग रही है। अब जिस बच्चे को मेहनत नहीं करनी होगी उसको पहले वाली लग रही होगी कि चुपचाप 4 वर्ड्स थे, फटाफट याद कर लेते, हो जाता। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलता है। आपको रिएक्शन को जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो उतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ता है। मतलब आपको ये चाहिए कि जब भी आप कोई रिएक्शन लिखें तो टीचर के सामने प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रहे कि वो रिएक्शन जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके उतना ज्यादा बढ़िया हो। अगर आप सिर्फ ये लिख के छोड़ दो कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, अब पता ही नहीं है कि Zn क्या है, H2SO4 क्या है, ये ZnSO4 का क्या नाम है और H2 क्या है, तो मतलब आप उसे बता नहीं पा रहे हो टीचर को प्रॉपरली, और टीचर के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने वो चीज रटी हुई है और आप उसे रट के आए हो घर से। तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है, और इसीलिए आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो यही करेंगे कि हाउ कैन वी मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। किसी रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाउ कैन वी मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बेसिकली 3 पॉइंट हैं, ओवरऑल इसके 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग, 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल states of reactants and products, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप उन्हें यह बताएंगे कि जो रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं या जो प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या क्या है। मतलब कि फिजिकल स्टेट मतलब कि वो अपीयरेंस में कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ईंट ले आओ तो ईंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, ठीक है। अब ग्लास में पानी ले आओ तो पानी की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। बलून है, बलून के अंदर गैस भरी रहती है, तो बलून के अंदर की जो गैस है ऑब्वियसली वो गैसियस स्टेट हो जाती है उसकी। तो इसी के आधार पे फिजिकल स्टेट जो होती है बेटा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। बेसिकली 3 कैटेगरी में वो डिवाइड होती है। पहली सॉलिड, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो S से, दूसरी होती है लिक्विड, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो L से, और तीसरी होती है गैस, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं G से। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, Zn जिंक मेटल है, और मेटल आपको पता है सॉलिड होता है, इसलिए उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, S से। ऐसे ही हाइड्रोजन जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, G से। लेकिन यहाँ आप एक एक्स्ट्रा देख रहे होंगे, AQ। AQ का क्या मतलब है, AQ का मतलब होता है एक्वस। अब एक्वस क्या है,
एक्वस बेसिकली वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड जो बनाया गया हो पानी को मिलाकर, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने ले आया वाटर, एक ग्लास में पानी ले आया, तो अब वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज है, जैसे मैंने बहुत सारी चीनी मिलाई और पानी में मैंने बहुत सारी चीनी मिला दी और वो सॉल्यूशन में आपके सामने लेके आ गया, तो आप उसे लिक्विड नहीं कहोगे, उसको आप क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। ऐसे ही मैं रेत मिला के ले आया तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सैंड। ऐसे ही मैं पानी में नमक मिला के ले आया तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। समझ रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि जो सॉल्यूशन बनाया गया हो किसकी मदद से, सॉल्ट वाटर की मदद से जो बनाया गया हो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा AQ से। यानी कि जब आप ये फिजिकल स्टेट जिसमें भी वो एलिमेंट या वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा, अगर आप उनको मेंशन करते हो तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव वहां पर लगता है। एक एग्जांपल मैंने आपको ऊपर ही दे दिया है, ये वाला, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल तो ऐसे तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, लेकिन आपको यह देखना है कि जितनी भी रिएक्शंस आप लिख रहे हो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आप उनकी फिजिकल स्टेट्स को जरूर मेंशन करें, वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। जैसे एक तो मैंने ऊपर लिख दिया है ZnSO4, Zn plus H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 plus H2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है और कोशिश किया कीजिए कि जो आपकी रिएक्शन है वो एक ही लाइन में आए, ठीक है। ये नहीं कि आपने इधर लाइन लिखी फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, ये लिखा, पेज खत्म हो गया, उस प्रोडक्ट को उठा के रिएक्टेंट के नीचे चिपका रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, ये गलत हो जाता है बेटा। जो रिएक्टेंट साइड है वो लेफ्ट साइड में गिव्स आउट के इधर की तरफ, और जो प्रोडक्ट साइड है चाहे आपका पेज खत्म हो रहा है आप उसी के नीचे यहाँ प्लस करके ऐड करेंगे, पर कोशिश हम ये करेंगे कि जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो एक ही लाइन में आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये रिएक्शन में मैंने फिजिकल स्टेट मेंशंस किए, नहीं, मैंने मेंशन यहाँ पे फिजिकल स्टेट को नहीं किया है, तो वही करना पड़ेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ मिलके बनता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्वस। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है गैस है, तो यहाँ पे आ जाएगा G। कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन, तो AQ। और नहीं सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट PPT, व्हाइट पाउडर होता है तो इसको आप सॉलिड लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर बनता है तो वो हो जाएगा सॉलिड। और फाइनली H2O जो है वो क्या आएगा आपका, वाटर, और वाटर किस में होता है, लिक्विड स्टेट में, तो इसको आप L लिख सकते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ दिस कि आपको फिजिकल स्टेट इस तरह से लिखनी है। और मोर फिजिकल स्टेट, देखो फिजिकल स्टेट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस लिख के छोड़ दिया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का सॉलिड प्रोडक्ट बचता है नीचे, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या होता है कि जब रिएक्शन कर दो और रिएक्शन करने के बाद आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट बच रहा है तो उसको आप कहते हैं प्रेसिपिटेट। PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, PPT डॉट मतलब प्रेसिपिटेट। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनती है, चाय जब पूरी बन जाती है यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गई है ना, क्योंकि चाय के बाद आप दोबारा से उसे, तो इरिवर्सिबल तो है नहीं वो, मतलब सॉरी रिवर्सिबल तो है नहीं वो, इरिवर्सिबल है। चाय से दोबारा दूध थोड़ी निकाल के ले आओगे। लेकिन जब आप चाय बना देते हो उसके बाद उसमें चाय पत्ती बच जाती है ना, जब चाय आप अलग कर देते हो तो उसमें चाय पत्ती बच जाती है, उसका तो कुछ काम नहीं होता, उसे फेंकना पड़ता है। तो वो जो चाय पत्ती बच रही है लास्ट में, वो क्या माना जाएगा, एक सॉलिड प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। और बहुत सारी रिएक्शंस में ऐसा ही प्रेसिपिटेट बनता है। यहां पर वो प्रेसिपिटेट ये है, और कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का। तो ये आप इसको मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे एक व्हाइट PPT बच रहा है, ये भी उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। और आप इसका नाम भी लिख सकते हो, ये भी मतलब फिजिकल स्टेट में तो नहीं, लेकिन ये टीचर को ये बताएगा कि हाँ आपको पता है, मतलब आपको आता है। तो Ca, ओहो आता है और मैं गलत लिख रहा हूँ, सो सॉरी। कैल्शियम OH होल ट्वाइस मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इधर Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, जो मैंने लेफ्ट में लिख दिया था गलती से, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। एंड फाइनली H2 तो आपको पता ही है
क्या है, वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमारा कवर हुआ कि अगर आपको रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेंशन द फिजिकल स्टेट्स। आप उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हो, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, अगर वो जो भी प्रेजेंट है वो लिक्विड है तो एल लिखेंगे उसके आगे, गैस है तो जी और एक्वस है तो AQ। एक्वस मैंने आपको बताया सॉल्यूशंस मेड इन वाटर, मेड विद वाटर, उसको आप क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आप इनके लिख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो ये बताएगा कि और क्या तरीका है जिससे हम इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है जिससे आप रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, वो है आपका बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। अब हीट चेंज क्या है, देखो ज्यादातर रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो जैसे आपने रिएक्शन करवा दी, मतलब आपने रिएक्टेंट को कंबाइन करवा दिया और आपको प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन जब आपको प्रोडक्ट मिला तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर हीट का चेंज हुआ है, मतलब टेम्परेचर वहां पर या तो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। क्योंकि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज, जैसे हीट चेंज है तो हीट चेंज के भी दो ऑप्शंस आपके पास प्रेजेंट होंगे, या तो यहां पर हीट इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, या फिर यहां पर हीट डिक्रीज हो रही होगी, दोनों में से एक चीज यहां पर हो रही होगी। तो चेंज मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, चेंज मतलब वो चीज कम भी हो सकती है, बदलना बेसिकली, या तो वो हीट कम होगी या फिर वो ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी के हिसाब से उनके नाम भी रखे जाते हैं। यानी अगर किसी रिएक्शन में हीट जो है वो इंक्रीज हो रही है तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं, ऐसी रिएक्शंस जो होने के बाद, मतलब जब ये रिएक्शन हो जाए उसके बाद हीट जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हो। और यहां एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, जिसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, मतलब उस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लेट्स से कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका हीट प्रोड्यूस होती है। अभी हम वो एक्वस वगैरह आप समझ गए ना, वो पहले वाला जो फिजिकल स्टेट है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक पॉइंट को एक बार में ही समझा रहे हैं, बाद में कंबाइन सबको कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए C+O2 गिव्स आउट CO2, तो जो CO2 है, CO2 बन तो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बन तो जाएगी, लेकिन उसके बनने के बाद जब वो गैस बनेगी तब वहां पर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब सवाल ये होता है कि हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सबसे अच्छा तरीका जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का वो ये है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होने का मतलब है कि यहां पे आप प्रोडक्ट साइड में हीट लिख दें। अगर आप प्रोडक्ट साइड में हीट लिख देंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है, और इसका एक और सिंपल सा मेथड होता है, अब बहुत कम फॉलो होता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे C+O2 है और आपको पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ CO2 है, और अगर आपको प्लस में हीट नहीं लिखना है और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप इसका जो एरो है उसके प्रोडक्ट साइड में ये ट्राइंगल बना देंगे, मतलब राइट साइड। अगर ये राइट साइड में ट्राइंगल बन जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है, और भी एग्जांपल्स होते हैं, याद रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप प्रोडक्ट साइड में हीट लिखते हैं। ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस हो, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या तो आप प्रोडक्ट साइड में हीट लिख दो, या फिर गिव्स आउट का एरो के ऊपर ट्राइंगल जो है वो राइट साइड में बनाएंगे, और तभी भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक, फिर अपना जो नेचुरल गैस होती है, जैसे मीथेन हो गया, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, एग्जाम्पल अगर आप किसको बर्न कर रहे हो, मीथेन को, मीथेन क्या है, CH4, तो अगर आप इसे बर्न कर रहे हो तो भी आपके पास क्या है, एक हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगा। आप खाना खाते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसमें अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, अब देखो ज़्यादातर हीट जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एनर्जी के। तो कई बार ऐसा भी होगा कि हीट की जगह एनर्जी लिखा आएगा, तो प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी लिखा हो तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यार हीट लिखा रहता था, एनर्जी कहाँ से आ गया। हीट और एनर्जी बराबर बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं
कि अगर एनर्जी भी लिखा है तो भी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गई। और जिसको हम बोलते हैं खाना खाने के बाद जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। खाना खाने के बाद ही तो हमको एनर्जी मिलती है ना, यानी खाना खाने के बाद ही हमें हीट मिलती है, तो वो रिएक्शन क्या एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इनके दूसरी तरफ ऐसा भी तो हो सकता है कि हीट डिक्रीज हो, मतलब ऐसा तो हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन में हीट इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपकी जो हीट है वो डिक्रीज हो रही हो। तो अगर हीट डिक्रीज हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक का मतलब है हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, यानी कि जहां पर हीट आपकी एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को आप कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां प्रोड्यूस हो वो एक्सोथर्मिक, जहां एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कही जाती है। इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि जो रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ठंडा होगा। ऑब्वियसली हीट अगर उससे उड़ जाएगी तो वहां पे तो ठंडा ही बचेगा ना, तो यानी कि वो रिएक्शन यहाँ पे बॉडी जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा? ठंडा होगा। इसके एग्जांपल में छोटा सा एग्जांपल आता है इसका भी, N2 + O2 गिव्स आउट 2NO। ठीक है, बैलेंसिंग वगैरह अब नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तब कवर करेंगे, फिलहाल इसी को ऐसे ही देख लेते हैं। नाइट्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स आउट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जो हीट है, जो टेम्परेचर है पहले रिएक्शन से, रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर कम है। फॉर एग्जांपल जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब रिएक्शन हो गई उसके बाद टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब 10 डिग्री का फॉल आया है। तो अगर टेम्परेचर में फॉल आता है मतलब टेम्परेचर कम होता है, तो कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। वहीं अगर रिएक्शन 30 से 40 चली गई, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, रिएक्शन से पहले टेम्परेचर 30 था और रिएक्शन के बाद 40 चला गया, तो फिर एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक का। अब जैसे एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड में हीट लिखते हैं, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? रिएक्टेंट साइड में हीट लिखते हैं। अब यहां जगह तो फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, N2 + O2 + हीट, N2 + O2 + हीट, मतलब कि जो रिएक्टेंट साइड है आप उस तरफ क्या करेंगे? हीट लिखेंगे, और वो ये शो कर देगा कि कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का रिएक्शंस को, मतलब एक इंफॉर्मेटिव रिएक्शन बताने का। ये नहीं भी लिखोगे तो फिर वही है कि आपके टीचर को प्रेजेंटेशन थोड़ी खराब लगेगी। ठीक है, ऑलरेडी टीचर को तो पता ही होता है कि कौन सी एक्सोथर्मिक कौन सी एंडोथर्मिक, बट देन अगेन अगर आप खुद रिप्रेजेंट करवाएंगे तो ऐसा मतलब इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई पढ़ा है बच्चे ने। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखने हैं, और तो लाइक फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो सनलाइट से हीट आ रही है वो ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। तो हीट का एब्जॉर्प्शन ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कि आप हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो सन हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, सनलाइट से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उस हीट को जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो ग्रीन प्लांट है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है। तो जहां जहां एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो वो रिएक्शन क्या कही जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन कही जाएगी। ठीक है, आगे आप एक और रिएक्शन का नाम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हम सेइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जितनी भी होंगी वो सारी की सारी क्या है? आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। उसमें सब के सब में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? वो तब पढ़ेंगे जब हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, कितने तरह की रिएक्शंस आपके पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो और एक और टॉपिक था इसमें, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी आगे आएगा। अब छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं पर एक्सप्लेनेशन आगे है। अब इलेक्ट्रो मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, यानी कि जब आप किसी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ रहे हो, उसका लिसिस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ जो सामने लिखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रो लिखा है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना, वो इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और यहाँ पे वो सब्सटेंस क्या है? वाटर। यानी जब आप वाटर को ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से,
तो वहाँ पर जो आपका बनेगा, जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, यानी कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। ऑब्वियसली वाटर को तोड़ने से क्या बन रहा है भाई, H2O है, आप उसको तोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो जब सेपरेट हो जाएंगे तो जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, मतलब वहाँ पे जो भी हीट होगी वो कम हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक है और ये वाला एक्सोथर्मिक है। जहाँ हीट प्रोड्यूस हो केमिकल रिएक्शन के बाद वो एक्सोथर्मिक, हीट प्रोड्यूसिंग, जहाँ एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक, यानी कि हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए। पहला था फिजिकल स्टेट मेंशन करना और दूसरा था हीट चेंजेस को रिप्रेजेंट करना कि हीट चेंज किस तरह से हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो हमें यह बताता है कि और कैसे हम रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब ध्यान दीजिए द कंडीशंस। द कंडीशन में आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर रिएक्शन में वो चीज़ आए ही आए, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उस कंडीशन में आ जाती हैं। जैसे अगर आप उसको पर्सनली, मतलब खुद से हीट दे। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें रिएक्शन में खुद ही हीट देनी पड़ती है। जैसे हम चाय बना रहे हैं, अब चाय का आपने बर्तन में दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, लेकिन गैस ऑन ही नहीं किया, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल हीट की जरूरत है उस रिएक्शन को करवाने के लिए, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड कराना होता है आपको। दूसरा, अगर उस रिएक्शन को प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेन बता रहा हूं मैं, या तो टेम्परेचर जरूरत पड़ेगी, आप उसको खुद से हीट दे रहे हो, ठीक है, खुद से हीट देना। मतलब टेम्परेचर का मतलब क्या है कि आप उसको खुद से, है ना, आप जो रिएक्शन आप करवाना चाह रहे हो उसमें हीट की रिक्वायरमेंट और आप खुद से हीट दे रहे हो। प्रेशर मतलब उसको प्रेशर प्रोवाइड करवाना, उसको एक ऐसी सिचुएशन में रखना जहां उस पर प्रेशर लगे। अब कितना लगेगा वो तो डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। और एक मेन चीज जो आती है वो है कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है? अब देखो, आपने कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट बेसिकली कंपाउंड्स जो हेल्प करते हैं रिएक्शन को, ठीक है। मैं सिंपल से बता देता हूं आपको, कंपाउंड्स जो रिएक्शन को होने में हेल्प करेगा उसको आप क्या बोलोगे, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं अलग अलग रिएक्शंस के लिए। जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री लेंगे वहां आपको पता लगेगा अलग अलग कैटलिस्ट का अलग अलग काम है। बट देन जो रिएक्शन को होने में हेल्प करेगा उसी को आप क्या बोलते हो, कैटलिस्ट। एक तो कंपाउंड्स आपने रिएक्टेंट साइड में देखे हैं जो कंबाइन होते हैं, ठीक है, और एक कंपाउंड्स आपने उस साइड देखे हैं जो प्रोडक्ट साइड में बनते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं, ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस हैं, ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, यानी कि उनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कोई रोल नहीं है, लेकिन उनको रखा जाता है रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन को करने में हेल्प करते हैं। तो इन कंडीशंस में अगर आप इन कंडीशंस को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिएक्शन में अगर जरूरत है और आप उसको दिखा रहे हैं कि भाई हाँ हमने यहाँ पर ये चीज़ करी है, तो उस चीज़ के भी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे और तब और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपकी रिएक्शन लगती है, ठीक है। इसमें भी आपके पास 2 एग्जाम्पल प्रेजेंट हैं, जैसे KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। अब क्या होता है कि पोटेशियम क्लोरेट को जब डिकम्पोज करना हो, मतलब कि जब उसको तोड़ना हो, तो इसको जरूरत होती है हीट की। अब हीट देखो, याद है मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक में जो ट्राइंगल लगता है वो प्रोडक्ट साइड में लगता है, और मैं भी शायद मैं भूल चुका हूं, लेकिन शायद मैंने आपको नहीं बताया कि अगर एंडोथर्मिक की बात आएगी तो एंडोथर्मिक में, सॉरी आई एम सो सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने नहीं बताया आपको, लेकिन फिर बता देता हूं। एक्सोथर्मिक का तो मेरे को क्लियर है कि एरो आपको इस तरह से बताया मैंने, ऐसे लगेगा। एंडोथर्मिक में वही एरो आप इस तरफ लगा सकते हैं, एरो कह रहा हूं मैं, ट्राइंगल, डेल्टा बोलते हैं इसको। जो ट्राइंगल है वो प्रोडक्ट साइड में है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वही अगर रिएक्टेंट साइड की तरफ है तो एंडोथर्मिक, ठीक है। लेकिन अगर वही ट्राइंगल आपने यहां लगाया है बीच में, यानी कि आप उसको खुद से हीट दे रहे हैं। समझ में आया? प्रोडक्ट साइड में है तो एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट साइड में है तो एंडोथर्मिक, और बीच में है इसका मतलब आप उसे खुद से हीट दे रहे हैं, ठीक है। और KClO3 जो भी है, अब यहां पर ये क्या बनेगा, इसमें आप MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। कैटलिस्ट का ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कैटलिस्ट जो होता है वो कहाँ, ना तो रिएक्टेंट साइड में लिखा जाएगा ना प्रोडक्ट साइड में लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा या तो गिव्स आउट के ऊपर या फिर नीचे,
ठीक है, ना तो प्रोडक्ट साइड में रहता है ना ही वो रिएक्टेंट साइड में रहता है। और ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, इसका काम है हेल्प करना रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें और क्या बचा है, ये बना देगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, और साथ साथ क्या बचेगा इसमें, O2, ठीक है। अब बैलेंस जो करना है वो 2KCl और O कितना है यहाँ पे 6, वहाँ पे कितना है 2, तो 3O2, ठीक है। ये बैलेंसिंग भी हम आगे समझाएंगे किस तरह से होती है जब बैलेंसिंग वाला टॉपिक आएगा। बनाया क्या इसने बनाया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। मेन पर्पस आपको ये दिखाना है कि आप क्या कर रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ये कंडीशन है। अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, और हीट करना जरूरी है। इस ट्रायंगल का मतलब क्या है, आप इसको हीट कर रहे हैं, ये करना जरूरी है, ठीक है। ऐसी एक और रिएक्शन है जहां पर टेम्परेचर को दिखाना जरूरी है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर भी मेंशन रहता है, तो उसको दिखाने के लिए, मतलब अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी इसी गिव्स आउट के ऊपर या नीचे मेंशन किया जाता है, और तभी उसी के मतलब बलबूते पे आप पूरी रिएक्शन को लिख सकते हैं। मतलब वो कंडीशन एक तरीके की इस तरह है कि अगर वो रिएक्शन में आप कंडीशन मेंशन नहीं कर रहे तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो जो वो कंडीशन है वो लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज आपका जो पूरा रिएक्शन है वो गलत हो जाता है। जैसे इसमें है, जैसे CO + H2 गिव्स आउट। अभी गिव्स आउट बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो CO + H2 गिव्स आउट CH3OH। CH3OH को आप बोलते हो मीथेनॉल। मीथेनॉल अल्कोहल फैमिली से है, जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे उसके बारे में, तब ज़्यादा पता लगेगा। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। H2 आपको पता ही है, हाइड्रोजन। अब पहली बात तो ये बैलेंस नहीं है, तो पहले से बैलेंस कर देते हैं। CH3 है वहाँ पे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हो गया बैलेंस, ठीक है। 2 4 H4 हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है जो कंडीशंस इसमें चाहिए आपको। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन होने के लिए मीथेनॉल अगर बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन की हेल्प से, अगर मीथेनॉल बनाना है तो 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और 300 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, मतलब जो प्रेशर लगना चाहिए इस रिएक्शन में वो 300 ATM का होना चाहिए। ATM में मतलब आप प्रेशर को मेजर करेंगे, ठीक है। पास्कल्स में होता है, ATM में भी होता है। तो 300 ATM का प्रेशर और 300 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशन ही तो हुई। अब अगर आप उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करने बैठोगे तब थोड़ी मीथेनॉल बनेगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि अगर आप कंडीशन नहीं देते हो, कंडीशन उसको प्रोवाइड नहीं करते हो रिएक्शन को, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। प्लस इतने से ही काम नहीं होगा, इसमें कैटलिस्ट भी लगेंगे, ZNO और CrO3। ये एक ही रिएक्शन है, इतनी खतरनाक, डरने की जरूरत नहीं है। कैटलिस्ट जो है यहाँ पे ये कौन सा है, ये है जिंक ऑक्साइड, और ये वाला है क्रोमियम ऑक्साइड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एज अ कैटलिस्ट काम करता है। मतलब जब ये बनाना हो तो इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर और इन दोनों की ज़रूरत होती है, तब जाके मीथेनॉल आपका तैयार होता है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है जो आपको बताती है कि भाई कंडीशन अगर रखोगे तभी आपका रिएक्शन हो पाएगा, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हमारे पास 3 मेथड्स हैं आपके जिसमें आप रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। नंबर 1 जो आपका है वो है फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर एक्वा सॉल्यूशन है। नंबर 2 है अगर रिएक्शन में कोई हीट चेंज हो रहा है, यानी कि हीट इंक्रीज हो रही है रिएक्शन होने के बाद, तो एक्सोथर्मिक है, वो दिखाना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में हीट लिख के। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है, तो वो रिएक्टेंट साइड में दिखाना पड़ेगा हीट लिख के, या एनर्जी लिख लो, बात एक ही है। और तीसरा आपका ये है कि अगर कंडीशंस वहाँ पर हैं रिएक्शंस की,
कई बार नहीं भी होती लेकिन कई बार होती भी हैं। और अगर हैं रिएक्शंस की कंडीशंस तो आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप उसे हीट दे रहे हो या फिर आप उसका टेम्परेचर एक फिक्स है कि इस टेम्परेचर पे ही वो होगा, या प्रेशर देना पड़े, या कैटलिस्ट का यूज हो, तो इन सब चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करवाना, इन सब चीज़ों को डिनोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी वो केमिकल रिएक्शन वैलिड मानी जाती है। आई होप ये क्लियर हुआ होंगे तीनों पॉइंट्स आपको। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।